हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 3 सीए इंटर एफएम के जो आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एमएम अप्रोच है, उसमें आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ईबीआईटी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों कंपनी का डेटा है हमारे पास। डेट इक्विटी दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक लीवर्ड कंपनी है और एक अनलीवर्ड है। मीनिंग एक कंपनी में डेट है, लीवर्ड मतलब डेट है, और दूसरा कंपनी जो है वो अनलीवर्ड है, उसमें डेट नहीं है। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 20% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ द इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड कंपनी। चलिए देखते हैं इसमें कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। आ जाओ। सबसे पहले हम दोनों कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। क्वेश्चन में हमारे पास ईबीआईटी है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद द सम, एमएम अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, व्हाट इज एमएम अप्रोच, उनका थ्योरी क्या है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच जो है, उस अप्रोच का थ्योरी क्या है। इसका थ्योरी है कि भाई अगर दो कंपनीज, इफ टू कंपनीज आर सिमिलर, तो उनका वैल्यूएशन भी सेम होगा। तो उनका वैल्यूएशन भी, उन दोनों कंपनी का वैल्यू सेम होगा। ये एमएम का बेसिक थ्योरी है। और इस थ्योरी से हम ये आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। आई रिपीट, थ्योरी क्या है, अगर दो कंपनी सिमिलर है तो उनका वैल्यू भी सेम रहेगा। दिस इज एज पर एमएम अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले ये नो टैक्स अप्रोच में होता है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये नो टैक्स, एमएम में दो थियोरी है, एक विद टैक्स और एक विदाउट टैक्स। तो एमएम नो टैक्स अप्रोच में ये थियोरी है। फाइन, स्टार्ट करते हैं। ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है 45,000। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट है 1,50,000 का 10%, दैट इज 15,000। लीवर्ड कंपनी में ऑब्वियसली, और अनलीवर्ड में जीरो, डेट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे। तो ये हो गया मेरा ईबीटी। टैक्स है नहीं सब में, तो यही हमारा नेट इनकम या डिविडेंड हो जाता है। यही हमारा नेट इनकम, या इसे हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं कि कंपनी इतना डिविडेंड देगा। फाइन, चलो ये कंपनी का डिविडेंड आ गया। अब हम डिविडेंड को अगर मैं डिवाइड बाई केई करूंगा, केई क्या है, क्वेश्चन में दिया है 12.5%, तो मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। डिविडेंड डिवाइड बाई केई, तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट छोटा सा वैल्यूएशन भी बता देता हूं मैं। ईबीआईटी जो होता है उसका दो ब्रेकअप होता है। अगर टैक्स नहीं है तो इससे हम इंटरेस्ट पे करेंगे और डिविडेंड पे करेंगे। और इंटरेस्ट से कनेक्टेड होता है डेट, डिविडेंड से कनेक्टेड होता है इक्विटी, और ये होता है वैल्यू ऑफ फर्म। डेट प्लस इक्विटी होता है वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म लूं, अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म उसको हम के ओ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट, तो हमें मिलता है ईबीआईटी। अगर मैं इक्विटी लूं तो उसको मैं केई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डिविडेंड। अगर मैं डेट लूं उसको मैं केडी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैसे, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने 1,00,000 रुपीज का एफडी किया है, मुझे उस पर 8% रिटर्न मिल रहा है, तो कितना रिटर्न हुआ, 8,000। तो बस ये वही तो है, जो भी इक्विटी का वैल्यू है इंटू केई करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। सिमिलरली जो डेट का वैल्यू है इंटू केडी करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है इंटू केओ करेंगे तो हमें ईबीआईटी मिलेगा। तो उस तरीके से अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, डिविडेंड डिवाइड बाई केई, इस केई को अगर मैं नीचे लेके आऊं, डिविडेंड डिवाइड बाई केई, तो हमें मिलेगा इक्विटी। और ये मैंने इधर फाइंड किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये मेरा इक्विटी हो गया 2,40,000, और ये हो जाएगा 3,60,000। इस पे हम डेट ऐड कर देंगे। डेट का वैल्यू है 1,50,000, इस पे हम डेट ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ फर्म 3,90,000, और इसमें तो डेट है नहीं, तो 3,60,000 हो गया। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्म। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर
यहाँ पे मैंने बताया कि एज पर एमएम थियोरी नो टैक्स, एज पर एमएम नो टैक्स थियोरी, इफ टू कंपनीज आर सिमिलर तो उनका वैल्यूज भी सेम होगा। पर यहाँ पे तो दोनों कंपनी सिमिलर है, दोनों का ईबीआईटी सेम है, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है 3 लाख, पर स्टिल दोनों का ईबीआईटी भी सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन स्टिल दोनों का वैल्यूएशन डिफरेंट है। तो इन शॉर्ट दिस इज ओवर वैल्यूड कंपनी और दिस इज अंडर वैल्यूड कंपनी। और एज पर एमएम अप्रोच वैल्यू तो सेम होना ही है, क्योंकि अगर दो कंपनी सिमिलर है तो वैल्यू सेम होगा। पर प्रैक्टिकली ए लिमिटेड ओवर वैल्यूड और बी लिमिटेड अंडर वैल्यूड है, तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स ओवर वैल्यूड कंपनी से शेयर्स बेच के अंडर वैल्यूड कंपनीज में चले जाएंगे, ओवर वैल्यूड कंपनीज के शेयर्स बेचेंगे और अंडर वैल्यूड कंपनी के शेयर खरीदेंगे। तो जब ओवर वैल्यूड में सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसका प्राइस गिरेगा, और अंडर वैल्यूड में बाइंग प्रेशर आएगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, और दोनों कंपनी एक लेवल पे आ जाएंगे और सेम वैल्यूएशन बताएंगे। तो ये है एमएम अप्रोच। तो एमएम एज पर एमएम अप्रोच ये वैल्यूएशन सेम कैसे होगा? बाय आर्बिट्राज। ये जो मैंने बताया कि ये ए का सेल होगा, बी का बाई होगा, तो इसी को हम आर्बिट्राज प्रोसेस बोलते हैं। और भी आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे होगा हम वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट हमने देख लिया कौन सा ओवर वैल्यूड कंपनी है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, और कहां से कहां पे शेयर होल्डर स्विच करेंगे। तो ए लिमिटेड का शेयर बेच के बी लिमिटेड के शेयर में स्विच करेंगे। यह है आर्बिट्राज, इसी को आर्बिट्राज प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट, अब पहले मैं इनकम एंगल से बना देता हूँ। एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का। वो आई थिंक हमने नहीं, नो नीड, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, नो नीड, इसका नो नीड। चलो ठीक है, हम आर्बिट्राज प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आर्बिट्राज प्रोसेस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स ओवर वैल्यूड कंपनी को बेच के अंडर वैल्यूड में जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है, देखो इसके पास 20% शेयर होल्डिंग है, एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 20% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी, और वो लीवर्ड से अनलीवर्ड में शिफ्ट हो रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं और मेरे पास 20% शेयर है ए लिमिटेड के। तो तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 20% शेयर बेचूंगा ए लिमिटेड के। तो शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड सोल्ड, कितना बेचूंगा? 20%। तो यहाँ पे इक्विटी का वैल्यू क्या है? इक्विटी का वैल्यू 2,40,000। तो मुझे पैसे मिलेंगे 2,40,000 का 20%, विच मीन्स 48,000, इतने मुझे पैसे मिलेंगे। फिर फिर मैं क्या करूंगा? फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब होता क्या है, देखिए समझो। पहले पहले शेयर होल्डर जो है, हमारा जो शेयर होल्डर है वो ए लिमिटेड में शेयर होल्डिंग करके बैठा था, बी लिमिटेड में वो स्विच हो रहा है, वो इस तरीके से है। इस कंपनी में ए लिमिटेड जो है वो लीवर्ड है, और बी लिमिटेड जो है वो अनलीवर्ड है। तो हो क्या रहा है कि ए लिमिटेड लीवर्ड है तो उसके पास डेट है, तो डेट का जो बेनिफिट है वो शेयर होल्डर को मिलता है। शेयर होल्डर इज एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेट थ्रू लीवर्ड कंपनी। वेराज शेयर होल्डर जब बी लिमिटेड में स्विच होगा तो वो अनलीवर्ड कंपनी है, और अनलीवर्ड कंपनी में शेयर होल्डर को डेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको कवर करने के लिए शेयर होल्डर क्या करेगा, खुद का पर्सनल डेट क्रिएट करेगा। शेयर होल्डर खुद का पर्सनल डेट क्रिएट करेगा, कितना? 20%, जो कंपनी का था, कंपनी में शेयर होल्डिंग था ना उतना ही। और कंपनी का डेट क्या था? 1,50,000। तो 1,50,000 का 20%, 1,50,000 का 20%, दैट इज 30,000। तो ये एमएम अप्रोच में, आर्बिट्राज प्रोसेस में ये समझना जरूरी है कि ये शेयर होल्डर डेट क्यों लेगा। तो जैसे मैंने बताया, एक बार रिपीट करता हूं फिर से। पहले पहले शेयर होल्डर के पास डेट नहीं था, पर कंपनी के पास डेट था। तो कंपनी के थ्रू डेट पे जो टैक्स सेविंग्स है वो से मिल जाता है। पर अब वो शेयर होल्डर ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में स्विच हो रहा है, तो बी लिमिटेड के पास डेट नहीं है। तो डेट के बेनिफिट्स लेने के लिए वो खुद का पर्सनल डेट क्रिएट करता है और वो लोन लेगा। कंपनी का जो डेट है 1,50,000, उसका 20%, शेयर होल्डिंग जो था वही रेट से, वही परसेंटेज 20%। तो 30,000 का डेट लेगा। अब उसके पास टोटल 78,000 रुपीज अवेलेबल है, जो वो बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा। तो इसे मैं बोलूंगा कैश अवेलेबल। यहाँ पे इतना उसके पास कैश अवेलेबल है। अब यहां से उसके पास दो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन है, या तो वो फुल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, या तो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, या तो वो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जिससे उसका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज सेम 20% होगा। तो
इन्वेस्ट उतना ही करेगा कि उसका शेयर होल्डिंग 20% होगा। आई होप सबको ये पॉइंट समझा। दो ऑप्शन, या तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा 78,000, या तो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जिससे उसका शेयर होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो 20% रहे। चलो अब मैं आता हूं ऑप्शन 1 में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन 1 पे आते हैं, विच इज इन्वेस्ट फुल अमाउंट। उसमें इन्वेस्ट फुल अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। क्वेश्चन में कहां पे लिखा है, देखो लास्ट पैरा रीड करो। लास्ट पैरा, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ द इन्वेस्टर। और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होता है ऑप्शन 1 में। तो चलो मैं ऑप्शन 1 पे आता हूं। ऑप्शन 1 इन्वेस्ट फुल अमाउंट। तो इन शॉर्ट शेयर होल्डर क्या कर रहा है, उसके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, उसके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है 78,000। और वो इन्वेस्ट कितना करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा एंटायर अमाउंट 78। तो उसके पास सरप्लस कितना बैलेंस बचा, 0। इस ऑप्शन में उसके पास, इन्वेस्टर के पास सरप्लस कैश नहीं बचेगा, लेकिन उसका इनकम इंक्रीज होगा। कैसे, बताता हूं। देखो, परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन बी लिमिटेड। इन्वेस्टर ने क्या किया, 78,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे, और बी लिमिटेड का कंपनी का इक्विटी का वैल्यू क्या है, बी लिमिटेड का वैल्यू है 3,60,000। 3,60,000, तो 78,000 अपॉन 3,60,000, विच मीन्स उसका शेयर होल्डिंग हुआ 78,000 डिवाइड बाई 3,60,000, 21.6666। ये उसका शेयर होल्डिंग हो गया। तो देखो उसने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया, पहले 20% था, अब 21% हो गया, शेयर होल्डिंग बढ़ गया। अब इससे उसका इनकम कैसे इंक्रीज होगा वो देखे जरा, इससे उसका इनकम कैसे इंक्रीज होगा वो देखते हैं। तो चलो, इनकम ऑफ शेयर होल्डर, पहले वो ए लिमिटेड में था, अब वो बी लिमिटेड में है। ए लिमिटेड में उसका इनकम क्या था, पहले वो देखते हैं। 20% शेयर होल्डिंग था ना उसका, तो जो भी कंपनी के शेयर्स के जो डिविडेंड था 30,000, इस 30,000 का 20% उसे मिलता था। 30,000 पे 20%, मीनिंग 6,000 रुपीज वो अर्न करता था। अच्छा, क्या वो कुछ इंटरेस्ट पे करता था, तो नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं पे करता था, उसका पर्सनल डेट तो था नहीं। तो उसका नेट इनकम था 6,000, उसका नेट इनकम था 6,000। और बी लिमिटेड, अब वो बी लिमिटेड में स्विच कर रहा है, तो बी लिमिटेड का जो डिविडेंड है वो 45,000 है। बी लिमिटेड का डिविडेंड 45,000 है, तो 45,000 पे वो अर्न करेगा 21.6667%। 45,000 का ये, विच कम्स टू 9750। तो उसका ग्रॉस अर्निंग्स हो गया 9750। पर अब उसने डेट लिया है, कितना डेट लिया था देखो, 30,000 का डेट लिया है। तो उस 30,000 पे उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट। ये एमएम का अजम्पशन है कि वो सेम रेट से लेगा, जो रेट पे कंपनी लोन ले रहा है उसी रेट पे शेयर होल्डर भी ले पाएगा। फाइन, तो 30,000 पे 10% इंटरेस्ट पे करना होगा, विच इज 3,000। तो उसका नेट इनकम कितना हुआ, 6,750। तो उसका इनकम कितने से इंक्रीज हो रहा है, 750। दैट्स इट, दिस इज इंक्रीज इन अर्निंग्स। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ द इन्वेस्टर इफ इट स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। ये हो गया ऑप्शन 1, ये हो गया ऑप्शन 1 जो क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो सपोज अभी सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, सेकंड ऑप्शन था कि इन्वेस्टर फुल अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करेगा, वो उतना ही इन्वेस्ट करेगा कि उसका शेयर होल्डिंग 20% ही रहे। तो सिंपल है, देखो कंपनी बी लिमिटेड का वैल्यू क्या है, कंपनी बी लिमिटेड का वैल्यू, ओके, सबसे पहले उसके पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश अवेलेबल 78,000। और वो इन्वेस्ट कितना करेगा बी लिमिटेड में, जो बी लिमिटेड का इक्विटी का वैल्यू है विच इज 3,60,000, उसका 20% इन्वेस्ट करेगा। 3,60,000 का 20%, 3,60,000 का 20%, दैट इज 72,000। कितना इन्वेस्ट करेगा, तो उसके पास 6,000 सरप्लस कैश बच गया। इस ऑप्शन में उसके पास इनकम सरप्लस बचेगा। और उसका इनकम देखें जरा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इनकम क्या है, पहले वो शेयर से कितना डिविडेंड अर्न करता था वो चेक करते हैं, कितना इंटरेस्ट पे करता था, और नेट इनकम क्या था। तो ये तो मैं यहाँ से स्ट्रेट कॉपी कर दूं, ये जो हमने था 6,000, पहले वो 30,000
1000 पे 6000 ऑन करता था, इंटरेस्ट पे नहीं करता था, नेट इनकम 6000 था। अब वो कितना ऑन करेगा? अब वो इस डिविडेंड का 20% ऑन करेगा, 45,000 का 20% ऑन करेगा, 45,000 का 20% ऑन करेगा विच इज 9,000। कितना वो ऑन करेगा, पर अब उसे इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। अब वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा? उसने लोन लिया था 30,000, उस पे 10% विच इज 3,000, तो उसका अर्निंग्स कितना है? 6,000। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन में अगर जाएगा तो अर्निंग्स में चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन अर्निंग्स, लेकिन उसके पास सरप्लस 6,000 कैश बचेगा। इन शॉर्ट फर्स्ट ऑप्शन में शेयर होल्डर के पास सरप्लस नहीं बचेगा, लेकिन उसका इनकम इंक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन में उसके उसके पास सरप्लस बचेगा पर इनकम इंक्रीज नहीं होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंक्रीज इन अर्निंग्स पूछा था, देखो इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स विच मींस हमें ऑप्शन 1 करना था। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम। ओके, चलो बाय।